नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं फॉरेस्ट्री के बारे में। हम चर्चा कर रहे हैं फॉरेस्ट्री के अंदर हमने 3 टॉपिक कवर कर लिया, जिसके अंदर सबसे पहले हमने इसका विस्तार से सिलेबस डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने प्रमुख शब्दावलियों के बारे में देखा, फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में देखा, और उसके हमने फॉरेस्ट पॉलिसी के आधार पर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन देखा, और अदर क्लाइमेट के आधार पर इकोलॉजिकल बेस पर भी हमने फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन देखा था। आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है हमारा क्राउन क्लासिफिकेशन। फॉरेस्ट्री के अंदर है एक हमारा नया चैप्टर है, ये हमारे सिलेबस के अंदर अलग से एक टॉपिक दे रहेगा, तो उसको आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आइए चर्चा करते हैं क्राउन क्लासिफिकेशन। तो बात करें क्राउन, तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में ये प्रश्न उठना चाहिए कि क्राउन कहते किसे हैं। तो क्राउन कहते किसे है, तो बोले के ऊपर का भाग क्या कहलाता है, हमारे क्राउन कहलाता है। तो उसके एक हम डायग्राम देख लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक वृक्ष हो जाएगा, कल्पना करना, ये इसका रूट हो जाएगा, और ये इसका ऊपर का ग्रीनरी वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक वृक्ष मान लेना। नेक्स्ट बात करते हैं जो बोले क्या होता है। तो हमने जब प्रमुख शब्दावली पढ़ी थी तब हमने देखा था जो इसका जो मुख्य जो तना होता है, मेन स्टेम को हमने क्या नाम दिया था, मेन स्टेम को हमने बोले नाम दिया था। क्या नाम दिया था, बोले नाम दिया था। और बोले के ऊपर वाला जो भाग होता है, बोले के ऊपर वाला भाग जो ग्रीनरी वाला जो पार्ट होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम क्राउन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, क्राउन। तो क्राउन किसे कहते हैं, तो बोले के ऊपर का भाग क्या कहलाता है सॉरी, क्राउन कहलाता है, ठीक है ना। और कई सारे क्राउन की लेयर, कई सारे क्राउन की लेयर क्या कहलाता है, हमारे जो कई सारे जो क्राउन की लेयर होती है वो हमारे क्या कहलाता है, कैनोपी कहलाता है। क्या कहलाता है, कैनोपी कहलाता है। ये भी हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के अंदर हम देखते हैं ये बोले का जो नीचे वाला जो भाग होता है वो चौड़ा होता है, और ऊपर का जो भाग होता है वो सकड़ा होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉपर कहते हैं। तो हमारे ये 4 से 5 शब्दावली कंप्लीट होती है। बोले क्या होता है, तो मेन स्टेम जो होता है उसे हम बोले कहते हैं। बोले के ऊपर का भाग क्राउन, और क्राउन की कई सारे जो लेयर्स होती है उस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, कैनोपी। और उसके बाद में अगर वृक्ष का मुख्य तना उसके नीचे का भाग चौड़ा और ऊपर का भाग सकड़ा हो तो उसे हम क्या नाम देते हैं, टॉपर नाम देते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी में हम, इसके बाद बात करते हैं क्राउन से संबंधित 2 चीजें और आती हैं, पोलार्डिंग और कोपिस। पोलार्डिंग क्या होता है, तो वो हमने जब शब्दावली पढ़ी थी वो तब हमने देखा था, और कोपिस क्या होता है तब हमने शब्दावली पढ़ी थी तब भी हमने देखा था। और कोपिस और जो पोलार्डिंग दोनों जो प्रमुख शब्द है, ये नेचुरल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट के एक पार्ट है, ठीक है ना। तो ये दोनों नेचुरल रीजनरेशन जो फॉरेस्ट का हम करते हैं उसके अलग अलग मेथड है, कोपिस और पोलार्डिंग। इसके ऊपर भी मैंने एक सेशन किया हुआ है। कोपिस क्या होता है तो मैंने डिटेल से बता रखा है फॉरेस्ट का रीजनरेशन के अंदर, नेचुरल के अंदर, ठीक है ना। तो उसके अंदर आप जाइए और कोपिस के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। कोपिस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और कोपिस के बेस पर हम जो फॉरेस्ट होता है उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है पोलार्डिंग। पोलार्डिंग के ऊपर भी मैंने सेशन किया हुआ है। पोलार्डिंग भी एक हमारे नेचुरल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट का एक पार्ट है, ठीक है ना। उसके बाद हम चर्चा करते हैं पोलार्डिंग के अंदर हम किस भाग को हटाते हैं। तो पोलार्डिंग के अंदर हम किस भाग को हटाते हैं, फॉरेस्ट का क्राउन को हटाते हैं, ठीक है ना। किसको हटाते हैं, क्राउन को। पोलार्डिंग क्या होती है, तो जब हम क्या करते हैं, भूमि सतह से वृक्ष को 8 से 9 फीट ऊपर से काट देते हैं, तो उससे जो नई शाखाएं निकलती है, यहाँ से अगर नई शाखाओं का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पोलार्डिंग कहते हैं। तो पोलार्डिंग में किस भाग को हटाया जाता है, तो क्राउन को हटाया जाता है। तो यह भी एक अच्छा प्रश्न बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि पोलार्डिंग के अंदर पौधे के किस भाग को हटाया जाता है, तो क्राउन को हटाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कोपिस के अंदर किसे हटाया जाता है। तो कोपिस क्या होता है, तो जब भूमि की सतह से वृक्ष को 1 फीट ऊपर से काट दिया जाता है और इसे यहाँ से इसके आसपास से नई कलिकाएं निकलती हैं और इससे नए वृक्ष का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम कोपिस कहते हैं। तो इसके अंदर हम किस भाग को हटाते हैं, तो इसके लिए हम हटाते हैं, एक तो बोले को हटाते हैं और दूसरा किसको हटाते हैं, क्राउन को हटाते हैं, ठीक है ना। तो कोपिस के अंदर बोले और क्राउन को हटाते हैं और पोलार्डिंग के अंदर केवल क्राउन को हटाते हैं। ये हमको पता होना चाहिए। इसका एक आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं क्राउन का क्लासिफिकेशन देखते हैं, यानी कि किस किस बेस्ड पर क्राउन का क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है ना। तो अब ये डायग्राम में मिटा रहा हूँ, टेंशन मत लेना। इसी डायग्राम को मैं आपको एक विजुअली दिखाऊंगा कि इसके अंदर किस किस कहाँ पर क्राउन होता है, कहाँ पर ये सारी चीज़ें पाई जाती है, ठीक है ना। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा क्राउन का क्लासिफिकेशन। क्राउन क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, क्राउन क्लासिफिकेशन। अब बात करें क्राउन का क्लासिफिकेशन की, तो क्राउन का जो क्लासिफिकेशन है या क्राउन का जो वर्गीकरण वो अलग अलग आधार पर अलग अलग भागों में किया गया है। तो मेनली जो क्राउन का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है, 2 भागों में किया गया है। कौन कौन से भाग है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो नंबर फर्स्ट तो हो जाएगा हमारे बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन साइज या शेप, ठीक है ना। तो क्राउन का जो वर्गीकरण है वो 2 भागों में किया गया है, एक तो साइज या शेप के आधार पर, और दूसरा किया गया है बेस्ड ऑन ट्री। तो क्राउन का जो वर्गीकरण है वो 2 भागों में किया गया है, एक तो किया गया है साइज या आकार व आकृति के आधार पर, और दूसरा किया गया है वृक्ष के आधार पर क्राउन का वर्गीकरण किया गया है। इनके अंदर भी अलग अलग नाम है, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमें ये दोनों नाम पता होना चाहिए, एक तो वृक्ष के आधार पर किया गया, दूसरा साइज के आधार पर किया गया, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले अंदर देखते हैं जो ट्री के आधार पर जो क्राउन का वर्गीकरण किया गया वो कितने भागों में किया गया है, तो वो साथियों 4 भागों में किया गया। कितने भागों में किया गया, 4 भागों में किया गया, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं उनके नाम हमें पता होना चाहिए। तो नंबर फर्स्ट बात करें इसके अंदर, वो 4 भाग कौन कौन से हो जाएंगे,
तो चार भाग इस प्रकार हो जाएंगे। नंबर फर्स्ट हो जाएगा डोमिनेंट, कौन सा हो जाएगा डोमिनेंट, पहला हो जाएगा डोमिनेंट। नंबर सेकंड हो जाएगा कोडोमिनेंट, कोडोमिनेंट। नंबर थर्ड की बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। और नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा इंटरमीडिएट। और नंबर फोर्थ की बात करें तो नंबर फोर्थ हो जाएगा इसके अंदर ओवर टॉप्ड। क्या हो जाएगा ओवर टॉप्ड। तो ये चारों नाम पता होना चाहिए कि वृक्ष के आधार पर या ट्री के आधार पर जो क्राउन का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने भागों में किया गया है, तो 4 भागों में किया गया है। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट हो जाएगा डोमिनेंट, दूसरा हो जाएगा कोडोमिनेंट, तीसरा हो जाएगा इंटरमीडिएट और तो चौथा हो जाएगा ओवर टॉप्ड। ठीक है ना। क्या होता है इनके बारे में हम एक अलग अलग करके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें नाम पता होना चाहिए। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं बेस्ड ऑन साइज के आधार पर भी जो क्राउन है इसको साइज के आधार पर भी कितने 4 भागों में बांटा गया, उनके भी हमें नाम पता होना चाहिए। वो नाम हम देख लेते हैं यहाँ पर। नंबर फर्स्ट हो जाएगा इस यहाँ पर सिलेंड्रिकल क्राउन। इन सब के आगे हम क्या लगा देंगे? क्राउन लगा देंगे। डोमिनेंट क्राउन, कोडोमिनेंट, इंटरमीडिएट क्राउन और ओवर टॉप्ड क्राउन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इन सब के आगे हम क्राउन लगा देंगे। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा हमारे सिलेंड्रिकल हो गया, दूसरा हो जाएगा कोनिकल। कौन सा? कोनिकल क्राउन। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा हमारे इसमें स्पेरिकल क्राउन। और नंबर फोर्थ की बात करें, नंबर फोर्थ हो जाएगा हमारे यहाँ पर, नंबर फोर्थ हो जाएगा इसमें पहला हो जाएगा सिलेंड्रिकल, दूसरा हो जाएगा कोनिकल और तीसरा हो जाएगा स्पेरिकल। और नंबर फोर्थ की बात करें तो नंबर फोर्थ हो जाएगा ब्रॉड एंड फ्लैट क्राउन। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से बेस्ड ऑन साइज यानी कि आकृति के आधार पर व आकार के आधार पर जो क्राउन होता है वो 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सिलेंड्रिकल क्राउन, दूसरा हो जाएगा कोनिकल क्राउन, तीसरा हो जाएगा स्पेरिकल क्राउन और नंबर फोर्थ हो जाएगा ब्रॉड एंड फ्लैट क्राउन। ये क्या होता है तो हम इनके अंदर अलग अलग से पढ़ेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले हमें इनका नाम पता होना चाहिए, तभी इनके अंदर की जो चीज़ें हैं वो हम कवर कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम डोमिनेंट को देखेंगे, फिर कोडोमिनेंट, इंटरमीडिएट और ओवर टॉप्ड को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सिलेंड्रिकल, स्पेरिकल, कोनिकल और ब्रॉड एंड फ्लैट क्राउन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले बेस्ड ऑन ट्री के आधार पर हम क्राउन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है ना। तो हमारे ट्री के आधार पर या वृक्ष के आधार पर जो क्राउन का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया गया है। कौन कौन से? एक बार फटाफट नाम बता दें। पहला हो जाएगा हमारे ए हो जाएगा बेस्ड ऑन ट्री। क्या हो जाएगा? बेस्ड ऑन ट्री। ठीक है ना। इसके आधार पर हम पढ़ रहे हैं किसका? क्राउन का क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारे डोमिनेंट क्राउन। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? डोमिनेंट क्राउन। डोमिनेंट क्राउन की बात करें तो डोमिनेंट क्राउन का हिंदी अर्थ होता है प्रभावी क्रम। क्या अर्थ होता है? प्रभावी। डोमिनेंट को क्या बोलते हैं? प्रभावी। और क्राउन को हिंदी जो अनुवाद होता है वो क्राउन ही होता है। ठीक है ना। तो डोमिनेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है तो इसमें जो क्राउन का जो अर्थ लिया जाता है वो किसके सापेक्ष लिया जाता है? वो लिया जाता है सनलाइट के सापेक्ष। किसके सापेक्ष लिया जाता है? सनलाइट के। यानी कि अगर किसी वृक्ष को 100% अगर सनलाइट उपलब्ध हो रही है तो वो डोमिनेंट होगा। अगर किसी को 70 से 80% उपलब्ध हो रही है तो वो हमारे कोडोमिनेंट होगा। किसी को 40 से 50% सनलाइट मिल रही है तो वो हमारे या इसके इंटरमीडिएट के अंदर आ जाएगा। अगर किसी को बिल्कुल ही कम मात्रा में लगभग 10 से 20% अगर हमें पौधे को CO2 प्राप्त हो रही है तो वो हमारे ओवर टॉप्ड के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। तो किसके बेस पे किया गया है? सनलाइट के आधार पर किया गया है। और सनलाइट के आधार पर जो प्लांट के अंदर जो अदर जो फीचर्स होते हैं, अदर जो फंक्शन होते हैं उनको हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमारे डोमिनेंट जो क्राउन होगा वो हमारे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम बात करें डोमिनेंट की बात करें तो इसके अंदर जो वृक्ष होता है, इसके अंदर जो डोमिनेंट के अंदर कौन से वृक्ष आएंगे? ऐसे वृक्ष जिनको क्या होता है 100% डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। ठीक है ना। तो इसके अंदर कैसे वृक्षों को रखा जाएगा? ऐसे वृक्षों को रखा जाएगा जिनकी ऊंचाई क्या होगी? सबसे ऊपर होगी, यानी कि लगभग 50 मीटर 100 मीटर ऐसे वृक्ष को रखा जाएंगे जो वन के अंदर सबसे बड़े वृक्ष होंगे और जिनको 100% सीधी सनलाइट प्राप्त हो जाती है। ऐसे वृक्षों को हम किसमें रखते हैं? डोमिनेंट के अंदर रखते हैं। और उन वृक्षों का जो क्राउन था वो कौन सा क्राउन कहलाता है? हमारा डोमिनेंट क्राउन कहलाता है। ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो ऐसे वृक्ष जिनको जो सूर्य का जो प्रकाश है वो 100% प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है उसे हम डोमिनेंट क्राउन या प्रभावी क्राउन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम
हम जो सनलाइट है उसके बेसिस पर इनको रिलेट करके देखते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर आ सकते हैं, या वृक्ष के कौन कौन से सनलाइट के बेस पर जो अलग अलग जो फंक्शन काम करते हैं पौधे के, वो कौन कौन से हम इससे आसानी से रिलेट कर सकते हैं। तो हम बात करें, यदि किसी वृक्ष के अंदर क्या है सनलाइट ज़्यादा पहुँच रही है, किसी वृक्ष के अंदर सनलाइट ज़्यादा पहुँच रही है, तो अगर एक फीचर से हम कई सारे फीचर्स को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर बात करें, अगर किसी वृक्ष के अंदर सनलाइट ज़्यादा पहुंच रही है तो उसमें क्या होगा, तो उसके अंदर जो ट्रांसपीरेशन, अगर किसी वृक्ष के अंदर सनलाइट सूर्य के जो किरणें हैं वो ज़्यादा पहुंच रही है तो उसके द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होती है तो उसके द्वारा क्या होगा, CO2 व O2 का एक्सचेंज, CO2 का एक्सचेंज भी क्या होगा, CO2 व ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा। अगर CO2 व ऑक्सीजन का एक्सचेंज ज़्यादा हो रहा है तो हमारे कौन सी रिएक्शन ज़्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, यानी भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया वो भी ज़्यादा होगी। अगर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी तो इनके अंदर जो फूड मैकेनिज्म, फूड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, फूड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर किसी वृक्ष के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया अगर ज़्यादा हो रही है तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ही क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है, तो भोजन का निर्माण भी ज़्यादा होगा। अगर भोजन का निर्माण ज़्यादा है, भोजन का निर्माण ज़्यादा होता है तो प्लांट की जो ग्रोथ होगी, प्लांट की जो ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, वो भी ज़्यादा होगी। अगर वृद्धि ज़्यादा हो रही है तो पौधे के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएँ हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जितने भी हैं वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर ग्रोथ ज़्यादा होगी तो मेटाबॉलिक रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा है तो वो प्लांट जो ओवरऑल जो प्लांट होगा वो किस प्रकार का होगा, हेल्दी होगा, हेल्थी प्लांट होगा, या जो उसकी जो लाइफ साइकिल होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उसका जो लाइफ स्पैन है यानी कि जीवन चक्र है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम ओवरऑल एक की पॉइंट से किसके बेस पर हमने जो सूर्य की जो सनलाइट है उसके आधार पर पूरा हमने एक पौधे के जितने भी अंदर फंक्शन कार्य करते हैं उन सभी को आपस में रिलेट करके लिख लिया है। तो डोमिनेंट के अंदर ये सारे फीचर हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो किस प्रकार से लिखना है वो मैंने समझा दिया। तो कौन कौन से फीचर ज़्यादा होंगे एक बार हम फिर से देख लेते हैं। डोमिनेंट के अंदर ये केवल डोमिनेंट के अंदर ज़्यादा होंगे अगर 100% मिल रहे हैं। अगर जैसे जैसे हम बात करेंगे को डोमिनेंट की तो वो सारी धीरे धीरे ये जो जितने भी क्रियाएं हो रही है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक बार इधर सभी ध्यान देना, ध्यानपूर्वक देखना, हम पढ़ रहे हैं डोमिनेंट के बारे में, ठीक है ना। डोमिनेंट की परिभाषा क्या होती है, तो यदि किसी वृक्ष को 100% सूर्य का प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से सीधा ही प्राप्त हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट क्राउन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, अगर किसी वृक्ष के अंदर क्या हो रहा है, सनलाइट ज़्यादा मिल रही है। सनलाइट कितनी मिल रही है, 100% मिल रही है। तो जितनी ज़्यादा सूर्य का प्रकाश ऑब्जर्व करेगा उसमें उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी तो उनके अंदर CO2 और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो ज़्यादा होगा। एक्सचेंज ज़्यादा होने पर फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होगी तो भोजन निर्माण की जो दर है वो बढ़ेगी। भोजन निर्माण की दर अगर बढ़ती है तो ग्रोथ पौधे की ज़्यादा होगी। अगर ग्रोथ ज़्यादा होती है तो उनके अंदर जो जितने भी उपापचय क्रियाएँ हो रही है वो ज़्यादा होगी। अगर उपापचय क्रिया ज़्यादा होगी तो वो जितना जो पौधा होगा वो क्या होगा, हेल्दी या स्वस्थ होगा, या उसका जो जीवन चक्र होगा वो ज़्यादा होगा दूसरे पौधे की तुलना में। तो इस प्रकार हमारा जो डोमिनेंट है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं को डोमिनेंट के बारे में। हम दूसरा देखते हैं को डोमिनेंट क्राउन, ठीक है ना। तो मैं इसमें माइनर चेंजेस कर रहा हूँ केवल। दूसरा हो जाएगा हमारे को डोमिनेंट, कौन सा हो जाएगा, को डोमिनेंट क्राउन। अब इसके अंदर हमको कुछ परिवर्तन करना है, बाकी जो प्रोसेस है वो सेम रहेगी, ठीक है ना। तो हम सेकंड पढ़ रहे हैं कौन सा, को डोमिनेंट क्राउन के बारे में। अब इसके अंदर जो वृक्ष होंगे इसके अंदर किन वृक्षों को रखेंगे, हम ऐसे वृक्षों को रखेंगे जिसके अंदर क्या हो, जो सनलाइट जो पौधा है वो ग्रहण कर रहा है वो कितनी कर रहा है, लगभग 70 से 80% ही केवल हमारे वो सनलाइट को ग्रहण कर रहा है, ठीक है ना। 70 से 80% डायरेक्ट सनलाइट उसको मिल रही है, लेकिन उसके बाद में जो जितनी भी ये प्रोसेस हो रही है इनमें धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कमजोरी आती जाएगी, यानी कि धीरे धीरे इनमें कमी होती जाएगी इसकी तुलना में, डोमिनेंट की तुलना में, ठीक है ना। कारण क्या होता है, तो वो कारण मैं इसका नीचे लिख देता हूँ। इसके अंदर जैसे ही 70 से 80% इनको सनलाइट मिलती है तो ये सारे प्रोसेस में कमी किस कारण से आएगी, तो मैं कमी को नीचे लिख रहा हूँ। कमी किस कारण से आएगी, क्योंकि जो प्रकाश होगा वो मान लीजिए किसी वृक्ष की ऊंचाई, एक वृक्ष की ऊंचाई 50 मीटर है, डोमिनेंट जो वृक्ष है उसकी ऊंचाई 50 मीटर है, और जो को डोमिनेंट है उसकी ऊंचाई 40 मीटर है। तो उसमें क्या होगा, जो 50 मीटर जो वृक्ष होगा वो जो को डोमिनेंट जो वृक्ष है उसकी ऊंचाई 40 मीटर है। ये 50 मीटर वाला एक वृक्ष है और दूसरा हो जाएगा हमारे 40 मीटर एक वाला वृक्ष होगा। अब क्या होगा, तो जो 40 मीटर वाला जो वृक्ष है ये क्या करेगा, तो ये 50 मीटर वाला वृक्ष है, ये 50 मीटर वाला वृक्ष क्या करेगा, इसकी जो साइड की जो शाखाएं हैं, 40 मीटर वाला जो वृक्ष है उसकी जो साइड की शाखाएं उनको क्या करता है, दबा देता है, और दबाने के कारण जो साइड की जो शाखाएं होती हैं उन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है। इस कारण जो ऊपर का जो भाग होता है
कौन से पौधे का, 40 मीटर वाले पौधे का ऊपर का जो भाग होता है वही केवल प्रकाश को अवशोषित कर पाता है, जिसकी वजह से केवल उनको 70 से 80% ही सनलाइट मिल पाती है। उसके बाद में ये जो जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही है वो उनमें धीरे धीरे कमी आने लगती है, ठीक है ना। तो इसका मेन जो की पॉइंट होगा वो कोडोमिनेंट का क्या हो जाएगा, इसके अंदर वृक्ष के अंदर कितना 70 से 80% डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, और जो साइड की जो पार्ट्स जो शाखाएं होती है उनको सनलाइट नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से इनमें धीरे धीरे कमजोरी आने लग जाती है, ठीक है ना। तो इसका ये की पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इंटरमीडिएट को, देखते हैं इंटरमीडिएट क्राउन। इंटरमीडिएट क्राउन, अगला जो नंबर 3 होगा वो कौन सा क्राउन हो जाएगा, इंटरमीडिएट क्राउन। कौन सा क्राउन, इंटरमीडिएट क्राउन। इंटरमीडिएट का अर्थ क्या होता है, ना ही ऊपर ना ही नीचे, यानी कि बीच वाला, ऐसे क्राउन को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट क्राउन कहते हैं। तो इसके अंदर जो सनलाइट मिलती है प्लांट को वो कितने % मिलती है, तो वो मिलती है लगभग एवरेज हम मान सकते हैं यहाँ पर 50 से 55% इनको क्या मिलती है, एवरेज 50 से 55 इनको 50% इनको सनलाइट मिलती है। और 50% यदि सनलाइट मिलती है, वो जितनी भी ये प्रोसेस हो रही है, इन प्रोसेस में क्या हो जाता है, 50-50 का डिफरेंस आ जाता है। यानी कि अगर 50% यहाँ पर सनलाइट मिल रही है तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होगी उनमें भी 50% की कमी आ जाएगी। तो जितने भी हम पूरा जो मैकेनिज्म है इनमें क्या हो जाएगी, 50% की गिरावट आ जाएगी, ठीक है ना। मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, आप अपने आधार पर ये पॉइंट मेंशन कर लेना कि जितना % होगा उसके आधार पर इस पूरे मैकेनिज्म में क्या हो जाएगी, उतने की कमी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा इंटरमीडिएट कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम देखते हैं नंबर 4 हो जाएगा हमारा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 4 को, देखते हैं नंबर 4 हो जाएगा हमारा, नंबर 4 हो जाएगा ओवर टॉप्ड क्राउन। ओवर टॉप्ड क्राउन क्या होता है, तो इसके अंदर जो ऐसे वृक्ष आएंगे जिनमें जो सनलाइट की जो मात्रा होगी वो कितनी हो जाएगी, तो लगभग मान लीजिए 20 से 30% ही इनको सनलाइट प्राप्त हो पाती है। ऐसे वृक्षों को हम क्या किस श्रेणी के अंदर रखते हैं, ओवर टॉप्ड क्राउन के अंदर रखते हैं। हमें अभी इनका सभी का आपको एक डायग्राम भी बताऊंगा मोबाइल में, वो देखेंगे हम, ठीक है ना। तो इसके अंदर 20 से 30 ही मिल पाता है। तो जैसे मान लीजिए इसके ये हमारा डोमिनेंट था 50 मीटर इसकी ऊंचाई थी, ये 40 मीटर को डोमिनेंट का हो गया। उसके बाद देखें जो अगला जो वृक्ष होगा वो मान लीजिए हमारे इंटरमीडिएट का था, जिसकी ऊंचाई हो गई हमारे 25 मीटर। कितनी हो गई, 25 मीटर हो गई। तो ये ना ही ऊपर करा ना ही नीचे करा। लेकिन जो अगला जो वृक्ष होगा वो कैसा हो जाएगा, अगले जो वृक्ष की जो ऊंचाई है वो मान लीजिए यहाँ पर 15 मीटर है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जो वृक्षों की जो साइज है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। और घटती जाती है तो जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो प्रकाश इस पौधे तक नहीं पहुंच पाता है। कारण क्योंकि जो सारा जो प्रकाश होता है वो इस पौधे के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, कुछ इसके द्वारा और कुछ इस वृक्ष के द्वारा। और ये जो वृक्ष होता है ये इन तीनों वृक्षों के नीचे दबा रहता है, जिसके कारण कुछ भागों में इसके अंदर प्रकाश पहुंच पाता है और कुछ भागों में प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण इसको जो सनलाइट मिलती है वो लगभग 20 से 30% ही मिल पाती है। कितने % मिल पाती है, 20 से 30% ही मिल पाती है। और जो पूरा जो मैकेनिज्म होता है प्लांट की ग्रोथ का, ये जो सारा मैकेनिज्म है इसमें कितने % की गिरावट आ जाती है, तो वो आ जाती है लगभग 70% की इसमें गिरावट आ जाती है। ये इसके बारे में हमको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपको ये जो चारों मैंने बताए थे बेस्ड ऑन ट्री के आधार पर जो क्राउन का क्लासिफिकेशन, इसको मैं आपको एक मोबाइल में एक डायग्राम बताऊंगा। उस डायग्राम में हम सब एक डायग्राम के माध्यम से इन चारों को आसानी से हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी थोड़े 1 मिनट रुकना सभी। तो साथियों कर दिया। तो साथियों हम अब देख रहे हैं जो हमने अभी पिछले स्लाइड में जो देखा था क्राउन का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्री के बेस पे, ठीक है ना। तो उसका हम विजुअली देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना। इस डायग्राम के अंदर आपको 4 से 5 वृक्ष दिखाई दे रहे होंगे। इसके अंदर नाम भी लिखे हुए हैं, लेकिन नाम आपको स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं एक डायग्राम मैंने बोर्ड पर भी बना रखा है, उस डायग्राम से भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन इसके अंदर डायग्राम को देखने की कोशिश कीजिएगा। जो सबसे बड़ा जो दिखाई दे रहा है ये वाला और ये वाला हो जाएगा हमारा डोमिनेंट। जो सबसे ऊंचा जो वृक्ष होगा ये डोमिनेंट हो जाएगा। और इसके बीच में जो आपको ये छोटे छोटे जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ये हमारे को डोमिनेंट हो जाएगा। जो ये सबसे बड़ा जो दिखाई दे रहा है इसके बाजू में ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा को डोमिनेंट। और इंटरमीडिएट कौन सा हो जाएगा, तो को डोमिनेंट और डोमिनेंट, ये वाला डोमिनेंट है और ये वाला को डोमिनेंट है। तो इसके बीच में जो आपको ये जो पसा हुआ सा बीच में से जो वृक्ष दिखाई दे रहा है ये हमारा इंटरमीडिएट हो जाएगा। और इन चारों वृक्षों के बीच में नीचे जो आपको बोले के पास में जो ये छोटे छोटे 2 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारे हो जाएंगे ओवर टॉप्ड क्राउन हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा क्राउन हो जाएगा, ओवर टॉप्ड क्राउन हो जाएगा। तो इसी डायग्राम को मैं आपको बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूं। तो अब आप समझिए, इधर सभी इधर ध्यान देना, आप सभी इधर ध्यान देना, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं डोमिनेंट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डोमिनेंट। तो इन चारों वृक्षों को आप ध्यान से देखना। सबसे ऊंचा वृक्ष, इस वृक्ष की ऊंचाई मान लीजिए कितनी है, 50 मीटर। इनके जो कैरेक्टर देखे तो वो भी कैरेक्टर हम देखेंगे। तो ये हमारा डोमिनेंट हो जाएगा, सबसे ऊंचा वृक्ष। अब सबसे ऊंचा वृक्ष होने की वजह से जो सूर्य की जो सनलाइट आएगी वो सबसे पहले 100% जो भी ऑब्जर्वेशन होगा सनलाइट का वो ये कौन सा वृक्ष करेगा, ये वृक्ष करेगा। उसके बाद में अगर कुछ सनलाइट बच जाती है तो वो किसके पास में जाएगा, को डोमिनेंट के पास में जाएगा, ठीक है ना। तो ये डोमिनेंट हो जाएगा। और उसके बाद में जो हमारा ये नेक्स्ट है को डोमिनेंट। को डोमिनेंट कौन सा हो जाएगा, तो डोमिनेंट से थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई मान लीजिए कितनी है, 40 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितने मीटर है, 40 मीटर इसकी ऊंचाई है।
तो अब क्या करेगा, ये अगर इसके बाजू में रहेगा, ठीक है ना, इधर इसके इधर भी मान लीजिए डोमिनेंट इसके तरफ एक वृक्ष है, ठीक है ना, तो ये डोमिनेंट क्या करेगा, कुछ सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेगा, उसके बाद में अगर शेष बची हुई अगर सनलाइट होगी तो वो कौन ग्रहण करेगा, को डोमिनेंट ग्रहण करेगा। और उसके जो भी की पॉइंट होंगे जो हमने पिछली बार देखा था, अगर सनलाइट ज़्यादा होगी तो ग्रोथ ज़्यादा होगी, वो सारे की पॉइंट इन सभी के अंदर मेंशन करने आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट क्या होगा, तो इंटरमीडिएट डोमिनेंट और जो को डोमिनेंट है इन दोनों के बीच में फंसा हुआ होगा। इसकी ऊंचाई मान लीजिए कितनी है, 30 मीटर। कितने हैं, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 30 मीटर है। 30 मीटर होने की वजह से क्या होगा, सबसे पहले 50 मीटर वाला जो पौधा है वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करेगा, उसके बाद में यह करेगा ग्रहण, उसके बाद में जो शेष बची हुई होगी जो सूर्य की किरण होगी वो कौन ग्रहण करेगा, इंटरमीडिएट प्लांट ग्रहण करेगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगर कुछ शेष बच जाती है तो वो कौन करता है, ओवरटॉप्ड क्राउन करता है। तो ओवरटॉप्ड क्राउन क्या होता है, तो वह वृक्ष जो बोले जो 50 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो उसमें से मान लीजिए 15 मीटर बोले की ऊंचाई है, ठीक है ना। तो ओवरटॉप्ड जो हमारा जो वृक्ष हो जाएगा वो उसकी ऊंचाई मान लीजिए कितनी है, 15 मीटर है। तो ये वृक्ष क्या होगा, बिल्कुल ही जो सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट है वो उसके बिल्कुल भी नीचे की तरफ होगा, और इसको क्या होगा, सनलाइट सबसे कम मात्रा में मिलेगी। कितनी एवरेज मान रहे हैं हम, 20 से 30% मिलती है। तो इसके जो पौधे की जो वृद्धि की जो दर होगी वो तुलनात्मक रूप से जो प्रभावी जो क्राउन है उसमें से इसमें लगभग 70% की दोनों में डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको दोनों तरह से समझाने की कोशिश की है कि डोमिनेंट का डायग्राम किस प्रकार बनता है, को डोमिनेंट, ओवरटॉप्ड और इंटरमीडिएट का डायग्राम किस प्रकार से बनता है। और डायग्राम से मैंने यह समझाने की कोशिश की कि सनलाइट किसको कितनी मात्रा में मिलती है, और उसके बाद में जो भी इनकी जो शाखाएं होती है या इनमें जो वृद्धि देखी जाती है उनके की पॉइंट भी हमको नोट करने हैं, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था 8 से 10 की पॉइंट, ठीक है ना। तो वो सारे आपको याद होने चाहिए, और ये डायग्राम भी आपको अगर अच्छे से याद हो गया होगा तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम दूसरा वर्गीकरण का आधार देखते हैं जो हमारे साइज और शेप के बेस पर, ठीक है ना। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरा देखते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 2 क्राउन का वर्गीकरण, और उसका नाम हो जाएगा हमारे बेस्ड ऑन साइज। किसके आधार पर हो जाएगा, बेस्ड ऑन साइज। तो अगला हो जाएगा हमारे नंबर 2 हो जाएगा बेस्ड ऑन साइज, ठीक है ना। साइज के आधार पर क्राउन का वर्गीकरण। तो साइज के आधार पर जी जो क्राउन का वर्गीकरण वो कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। उनके नाम कौन कौन से, फटाफट से नाम गिना दीजिए। पहला हो जाएगा हमारे सिलेंड्रिकल, दूसरा हो जाएगा कोनिकल, तीसरा हो जाएगा स्फेरिकल, और चौथा हो जाएगा हमारे बॉर्ड एंड फ्लैट क्राउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके 4 नाम हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं, पहला देखते हैं हम सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल क्राउन, इनके अंदर हमको और कुछ भी याद नहीं रखना है, केवल इनके नाम से पता चल जाएगा कि जैसे सिलेंडर किस आकार का होता है, तो सिलेंडर बेलनाकार होता है, तो जो भी इसका क्राउन का जो आकार होगा वो किस प्रकार का होगा, बेलनाकार होगा, और उनके हमें कुछ उदाहरण नाम पता होना चाहिए। तो इसमें मैं सभी के नाम लिख रहा हूँ, और इसके सापेक्ष इनके आगे मैं कुछ उदाहरण लिखूंगा, वो नाम हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम इनके एक डायग्राम देखेंगे, जिसके अंदर आपको इसकी क्राउन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा किस प्रकार का क्राउन। दूसरा हो जाएगा इसके अंदर हमारे, पहला हो जाएगा सिलेंड्रिकल, दूसरा हो जाएगा हमारे कोनिकल क्राउन। कोनिकल क्राउन नंबर 3 हो जाएगा इसमें स्फेरिकल क्राउन, और नंबर 4 हो जाएगा इसमें बोर्ड एंड फ्लैट क्राउन, ठीक है ना। अभी मैं इनका एक डायग्राम भी बताऊंगा, वो टेंशन मत लेना और चिंता मत करना, आपको ये नाम पता होना चाहिए, इनके अंदर उदाहरण आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें सिलेंड्रिकल क्राउन की। सिलेंड्रिकल क्राउन के अंदर जो एग्जांपल आएंगे वो आएगा हमारे, जैसे पहले बात करें हम अशोक का अगर आपने वृक्ष देखा है तो अशोक का जो वृक्ष होता है क्या हो जाएगा, अशोक। अगर आपने अशोक का वृक्ष देखा है तो अशोक का जो वृक्ष होता है वो किस प्रकार का होता है, सिलेंडर के आकार का होता है, सिलेंडर के नुमा होता है, यानी कि नीचे से थोड़ा चौड़ा होता जाता है और ऊपर जाके इस प्रकार से गोल, इस प्रकार की संरचना वो दिखाई देती है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है वो किसके अंदर होती है, अशोक के अंदर होती है। और इसके अलावा और कुछ उदाहरण देखें तो इसके अंदर हो जाएगा कोकस, यानी कि नारियल का पौधा हो जाएगा। किसका पौधा हो जाएगा, नारियल का पौधा हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा इसके अंदर फोनिक्स, ठीक है ना। तो ये उदाहरण आपको नाम याद होने चाहिए, कौन कौन सा, अशोक, नारियल और फोनिक्स। इसके अलावा जो नीलगिरी जो पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है, और वहाँ के जो वृक्ष है वो किस प्रकार के वृक्ष है, ये हमारे सिलेंड्रिकल क्राउन के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कोनिकल क्राउन। कोनिकल क्राउन के अंदर एक हमें उदाहरण याद रखना है, सारे कोनिफर्स प्लांट, सारे कोनिफर्स प्लांट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब सारे कोनिफर्स प्लांट कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसके अंदर आ जाएगा हमारे चीड़ आ जाएगा, चीड़ का वृक्ष हो जाएगा, साइकस का वृक्ष हो जाएगा, पाइनस का वृक्ष हो जाएगा,
तो ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, ये सारे हमारे आ जाएंगे कोनिकल क्राउन, ठीक है ना। कोनिफर्स का अर्थ क्या होता है, तो कोनिफर्स का अर्थ होता है शंकुधारी वृक्ष। शंकुधारी वृक्ष की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, तो शंकुधारी की जो वृक्ष की जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। किस प्रकार से होती है, शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं उनकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं, इस प्रकार के वृक्ष जो ज़्यादातर है वो पहाड़ी क्षेत्रों में दिखाई देते हैं और इन वृक्षों को हम कोनिफर्स प्लांट के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें चिड़ का वृक्ष हो जाएगा, साइकस हो जाएगा और पाइनस हो जाएगा, ये उदाहरण हमको याद होने चाहिए, ठीक है। साइकस, पाइनस और चिड़, ये डायग्राम किसका है, तो ये कोनिकल क्राउन का हो जाएगा। और ये जो क्राउन दिखाई दे रहा है आपको, ये किस प्रकार का है, ये कोनिकल के नुमा है और जो ये क्राउन हो जाएगा कोनिकल हो जाएगा। और इसका ये एग्जाम्पल है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं स्पेरिकल। स्पेरिकल की बात करें तो स्पेरिकल के अंदर जो एग्जाम्पल होंगे वो हो जाएंगे हमारे आम, नीम, ठीक है, आम, नीम। और यहाँ पर मैं लाइन लिख रहा हूँ ज़्यादातर ट्रॉपिकल प्लांट। जो ज़्यादातर मोस्टली जो ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, स्पेरिकल क्राउन के अंदर आते हैं। इसका भी हम एक डायग्राम देखेंगे। डायग्राम जो स्पेरिकल जो क्राउन होता है इसका जो डायग्राम होता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से जो डायग्राम दिखाई देता है क्राउन का वो किसका होता है, आम का होता है, नीम का होता है। और ज़्यादातर जो मोस्टली जो ट्रॉपिकल जो प्लांट होते हैं उनकी जो संरचना होती है वो स्पेरिकल यानी कि इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रॉड एंड फ्लैट क्राउन। इसके अंदर एक उदाहरण नाम याद रखना है आपको, अल्बिजिया। क्या नाम हो जाएगा, अल्बिजिया, अल्बिजिया, अल्बिजिया और स्टिपुलाटा। अल्बिजिया स्टिपुलाटा ये एक साइंटिफिक नेम है। ये नाम आपको याद होना चाहिए, सीधा सीधा कंपटीशन एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। अल्बिजिया स्टिपुलाटा क्या हो जाएगा, अल्बिजिया स्टिपुलाटा जो कैसा हो जाएगा, ब्रॉड एंड फ्लैट टाइप का क्राउन हो जाएगा। और ये क्राउन किस प्रकार का होता है, तो ये क्राउन ज़्यादातर जो हमारे स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल का जो क्राउन होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि ऊंचाई में भी बड़ा होता है और चौड़ाई में बड़ा होता है। लेकिन जो ब्रॉड और फ्लैट क्राउन का जो क्राउन होता है वो कैसा होता है, तो ऊंचाई तो उसकी कम होती है लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा होता है। तो इसका जो क्राउन बनता है वो किस प्रकार बनता है, इस प्रकार का बनता है, ठीक है ना। इस प्रकार का क्राउन बनता है। तो इसमें स्पेरिकल और बोर्ड एंड फ्लैट टाइप का जो क्राउन होता है इन दोनों में जो माइनर डिफरेंट होता है वो क्या होता है, तो स्पेरिकल का जो क्राउन होता है वो लंबाई में भी क्या होगा, ऊंचा होगा और चौड़ाई में भी क्या होगा, बड़ा होगा। वो तो हो जाएगा हमारा स्पेरिकल। जैसे आम का पौधा देखा होगा, आम का जो वृक्ष होता है वो ऊंचाई में भी बड़ा होता है और चौड़ाई में भी काफ़ी चौड़ा होता है। लेकिन बोर्ड एंड फ्लैट क्राउन की बात करें तो इसका जो क्राउन होता है वो क्या होता है, तो क्राउन ऊंचाई में कम होता है लेकिन चौड़ाई में बहुत ही ज़्यादा होता है। और उसका उदाहरण हो जाएगा अल्बिजिया स्टिपुलाटा। क्या हो जाएगा, अल्बिजिया स्टिपुलाटा। अब मैं इसका आपको एक डायग्राम बताता हूँ मोबाइल के अंदर, उसमें से आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा सिलेंड्रिकल है, कौन सा कोनिकल है, कौन सा स्पेरिकल है, कौन सा बोर्ड एंड फ्लैट टाइप का क्राउन है, ठीक है ना। तो वो मैं डायग्राम बताने वाला हूँ अब आपको। इस मोबाइल के अंदर ये फोटो थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब दिखाई दे रहा है सभी को, सभी ध्यान से देखना इस वाले डायग्राम को। इस वाले डायग्राम के अंदर आपको संरचना दिखाई दे रही है। पहला जो हमारा डायग्राम है वो हो जाएगा हमारे किसका, कोनिकल। जो मैंने आपको दूसरे नंबर पर जो संरचना बनाकर बताई थी, जो शंकुधारी है ऊपर से सकड़ा वो नीचे आता है चौड़ा हो रहा है, ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं क्या, कोनिकल। और उसके बाजू में जो सिलेंडर के नुमा एक संरचना दिखाई दे रही है, यानी बेलनाकार एक संरचना दिखाई दे रही है और इसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है क्या, सिलेंड्रिकल। तो ये हमारा जो क्राउन होगा वो हो जाएगा हमारा सिलेंड्रिकल क्राउन हो जाएगा। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसका उदाहरण हो जाएगा अशोक हो जाएगा, नारियल हो जाएगा और फोनिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पेरिकल। स्पेरिकल का अर्थ क्या होता है, तो स्पेरिकल का अर्थ होता है जो इसका क्राउन होगा वो उस वृक्ष की ऊंचाई भी बड़ी होगी और उसका जो क्राउन का जो साइज है वो भी क्या होगी, चौड़ी होगी, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं स्पेरिकल। जैसे हम बात करें, अगर आपने आम का पौधा देखा होगा तो उसकी जो लंबाई होती है वो भी ज़्यादा होती है और उसके जो पौधे की जो साइज होती है वो भी क्या होती है, चौड़ी होती है। तो इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है नंबर 4 नंबर का जो प्लांट है वो हमारे स्पेरिकल हो जाएगा। इसके बाजू में जो ये दे रखा है ये भी हमारे स्पेरिकल का एग्जाम्पल हो जाएगा। वो लास्ट वाला ये वाला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें ये जो लास्ट वाला ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रॉड एंड फ्लैट टॉप्ड का हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप का क्राउन हो जाएगा। इस वृक्ष को ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, कम है, और लेकिन इसकी जो वृक्ष की चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इस टाइप के क्राउन को क्या कहा जाता है, इस टाइप के क्राउन को कहा जाता है ब्रॉड एंड फ्लैट टॉप्ड क्राउन के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट देख लीजिए डायग्राम को, ये डायग्राम आपके मस्तिष्क में होना चाहिए तभी आप इसके अंदर लिख पाएंगे। और इसका जो एग्जांपल है वो आपको याद होना चाहिए, अल्बिजिया स्टिपुलाटा। क्या नाम है, एक ही एग्जांपल याद रखना है, अल्बिजिया स्टिपुलाटा। तो हमारे इस प्रकार जो हमारे क्राउन का जो क्लासिफिकेशन वो कंप्लीट होता है। एक बार फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्राउन की डेफिनेशन देखी, उसके बाद में हमने देखा पोलाडिक के अंदर हम कौन सा पार्ट रिमूव करते हैं प्लांट का और कोपिस के अंदर कौन सा हम पार्ट रिमूव करते हैं। उसके बाद में हमने इसका वर्गीकरण का आधार देखा, जिसमें हमने पहला देखा वृक्ष के आधार पर क्राउन का वर्गीकरण, दूसरा हमने देखा आकृति और आकार के आधार पर क्राउन का वर्गीकरण। तो उसके अंदर भी हमने जो हमारे वृक्ष के आधार पर जो वर्गीकरण था वो हमने दोनों प्रकार से देखा। सनलाइट किस किस बेस पर मिल रही है वो भी हमने देखा, और दूसरा हमने देखा एक मोबाइल की सहायता से भी मैंने एक डायग्राम बताया और उस डायग्राम को मैंने बोर्ड पर भी समझाने का प्रयास किया। उसके बाद में हमने देखा
साइज के आधार पर क्राउन का वर्गीकरण, साइज के आधार पर वर्गीकरण 4 प्रकार का होता है, सिलेंड्रिकल, कोनिकल, स्फेरिकल और बोर्ड एंड फ्लैट टाइप का क्राउन होता है, ठीक है ना। इसके अंदर एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने अभी आपको मोबाइल के अंदर डायग्राम दिखाया था वो भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर वो डायग्राम आपके मस्तिष्क में तो आप उसकी जो थ्योरी है वो आप आसानी से लिख सकते हो। और ये एग्जाम्पल भी याद रखना, अशोक नारियल किसके अंदर आता है, कोनिफर शंकुधारी वृक्ष किसके अंदर आते हैं, आम नीम, या ज्यादातर जो मोस्टली जो ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं वो किसके अंदर आते हैं। और एक याद रखना, अल्बिजिया स्टिपुलाटा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। अगर ये सेशन आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ में से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी उम्मीद, इसी जोश, इसी उमंग के साथ में नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।